वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो हमारा CFA लेवल 1 का कोर्स है उसमें हम रीडिंग 1 स्टार्ट कर रहे हैं ये डिटेल में। द रीडिंग 1 इज़ अबाउट रेट्स एंड रिटर्न्स। इस पूरे चैप्टर में हम कितने तरह के बेसिक जो हमारे कैलकुलेशंस होती हैं रिटर्न को कैलकुलेट करने की, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फंड मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम बेस्ड, मनी बेस्ड, जो रिटर्न्स होते हैं उसका लॉजिक क्या है कि हम जैसे इस चैप्टर में बात करेंगे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रियल रिस्क फ्री रिटर्न और नॉमिनल रिटर्न। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये मैंने 4 सब टॉपिक्स में जो 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें डिवाइड किया है। तो इसकी 4 या 5 आपको वीडियोस मिलेंगी। हर वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात की है, सो दैट अगर कल को आपको दोबारा से एक स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग इन दिस हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि हम बात करेंगे बेसिकली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेसिकली कि आपने मान लो कहीं 10 रुपये लगाए, तो आप कहते हो कि भाई मुझे कम से कम 10 रुपये लगा के 1 साल बाद 12 रुपये मिलने चाहिए। तो जो 2 रुपये है वो आपकी रिटर्न है। ठीक। अब जैसे हमने, अगर आपने होल्डिंग पीरियड का जो रिटर्न होता है वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने लिखा था एंड वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू ओवर स्टार्टिंग वैल्यू, ये हो गया 2/10, इट कम्स टू 20%। तो ये आप कहते हो कि मुझे 10 रुपये अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 12 रुपये मिलने ही चाहिए, तो 20% की रिटर्न तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है इसका एक बहुत सिंपल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किस बेस पे डिपेंड करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि आप अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आपको रिटर्न क्यों चाहिए। लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस, और मैं एक यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन ऐड करता हूँ। तो अगर मान लो आप आज 100 रुपये आपके पास हैं, आप उस 100 रुपये से 1 kg एप्पल ले सकते हो। ठीक है। अब आपने ये नोट किया होगा कि जो चीज़ पहले 50 रुपये मिलती थी तो वो अगले साल 60 की हो गई, उसके बाद 70 की हो गई, रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जो आज जो 100 रुपये में आपको अगर 1 किलो एप्पल मिल रहा है तो क्या अगले साल 1 साल के बाद वो 100 रुपये में ही मिलेगा? नहीं, देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो 105 या 110 रुपये हो जाए। क्यों? ये इन्फ्लेशन होती है। ये अगर रेट बढ़ रहा है तो अगर हिसाब आप लगाओगे तो अगर आपने ये 100 रुपये अपनी जो कंजम्पशन है, अगर आज आपने एप्पल नहीं खरीदा और ये 100 रुपये आपने अपने पास पर्स में ही रख लिए, अपने घर में रख लिए, कहीं आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो अगले साल अगर वही 100 रुपये ले जा करके आप एप्पल खरीदोगे जो कि 110 रुपये की हो चुके हैं, तो आपको 900 ग्राम एप्पल मिलेगा। तो आप अगर हिसाब से देखोगे तो अगले साल आपके जो 100 रुपये की वैल्यू थी, जो उससे आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू कम हो गई है। तो आपकी जो मनी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट नहीं हो रही, बल्कि वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही उसकी वैल्यू। इसी टाइम पे अब आपने ये एनालिसिस करना है कि अगर मैं 100 रुपये आज खर्च कर दूं तो मुझे 1 किलो तो एप्पल मिल जाएगा, बट अगर मैं ही अपनी ये कंजम्पशन जो है 1 किलो सेब खरीदने की जो मेरी को रिक्वायरमेंट है, जो मैं आज सेब खाना चाहता हूँ वो आज ना खा के मैं 1 साल बाद खा लूँगा। तो अगर आप 1 साल के बाद खाओगे, जो जो डिले आप कर रहे हो अपनी कंजम्पशन में, तो आपको ये होना चाहिए ना कि भाई मुझे एटलीस्ट जो अगले साल 110 रुपये का जो सेब हो गया 1 किलो, मुझे वो वैल्यू तो मिले, तो मेरा जो 100 रुपये हैं वो बढ़ के 110 रुपये तो हों, वो 90 नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर 90 हो गए और सेब का रेट तो 110 रुपये ही है, तो आपको हो सकता है 900 की जगह आपको 800 ग्राम मिले। तो अगर आपने ये डिले किया है तो आपकी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को 110 रुपये तो चाहिए, ताकि मेरी जो आज कंजम्पशन डिले हो रही है वो सेम कंजम्पशन मैं अगले साल भी कर सकूं, 1 किलो सेब में खरीद सकूं। तो ये जो 10 रुपये आपको जो बढ़ के चाहिए, जो कि आपके 100 रुपये का 10% बनता है, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
ये मिनिमम आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब ये तो आपने अपनी कंजम्पशन से कंपेयर किया। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट्स। लेट मी क्लीन दिस, या मैं एक और स्क्रीन ऐड कर देता हूं। मान लो आपने एफडी में डाला, ठीक है, एफडी में आपने डाला 100 रुपये, 1 साल के बाद वो हो गए 110 रुपये फॉर एग्जाम्पल। वहीं एक और इन्वेस्टमेंट आती है जिसमें कि इन्वेस्टर बोलता है कि सर आप मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए, मैं आपको 100 रुपये के 115 रुपये दे दूंगा। वेरी नाइस। फिर एक और अपॉर्चुनिटी आई जो कि लेट से स्टॉक मार्केट में लगाने की। वो कहता है बहुत 100 रुपये आप लगाइए, आपको 125 रुपये मिल जाएंगे। तो आपने क्या डिसाइड करना है कि मैं ये वाला 110 रुपये में इन्वेस्ट करूं, या 115 रुपये रिटर्न लूं इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट में, या फिर मैं 125 रुपये लूं स्टॉक में लगा के। ठीक है, मैं एक बार अपनी प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाता हूं। ये तो आपने देख लिया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो समझ में आ गई। ठीक है, वाई शुड वन गेट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप डिले कर रहे हो अपनी कंजम्पशन। जो पोस्टपोनिंग ऑफ कंजम्पशन है उसके लिए आपको ये रिटर्न मिलना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा। नाउ जैसे मैंने बताया कि जो आज की डेट में वैल्यू है आपके पैसे की, वो वैल्यू अगले साल में नहीं है, क्योंकि उससे वो 1 किलो सेब तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हमने जो डिस्कस किया था, ये आपको इस पे क्लियर कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यही कंपैरिजन की अगर बात करें हम, कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अब आपका आ गया, ठीक है, ये आपका एक इक्विलिब्रियम। चलो मैं आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं रुको इरेज कर दूं, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं जो कि शायद आपको इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तब उसके अंदर ये हेल्प होगी बहुत। ठीक है, तो ये लेट्स से हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये प्राइस है, ये आपके क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी, ये 100 रुपये, 110 रुपये। आज आप इस पॉइंट पे खड़े हो। ठीक है, 1 kg, ये 2 kg। आज 2 kg का रेट भी 100 रुपये है, और 1 kg का रेट भी 100 रुपये पर केजी। ये रेट पर केजी है। ठीक है, प्राइस पर केजी। अब अगर कल को ये वही बढ़ करके यहां तक आ गया, तो आपको जो ये गैप है, ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, आरआर जो बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ना ऐसे ग्राफ्स आएंगे, तो उसमें ऐसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिखा जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक बार बना के आपको दिखा दिया है। ठीक, अभी आते हैं उसके बाद हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाली को ही मैं पूरा करता हूँ। जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है आर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है। तो अब हमारे को अगर सेब की वैल्यू इतनी है, तो मुझे इतना जो रिटर्न है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट सेज, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने इसलिए भी और बताया क्योंकि ये अगर वैल्यू आती है, ये टर्म आती है आपको कहीं पढ़ाई में, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करके समझ सको कि क्या होता है। नाउ इंटरेस्ट रेट आर ऑल्सो रेफर्ड एज द डिस्काउंट रेट। ये अब आपको आने वाले चैप्टर में इसमें बहुत यूज़ करने को मिलेगा। हम डिस्काउंट रेट की बात करेंगे जब हम फिक्स्ड इनकम को का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ठीक, नाउ व्हाई इट इज ऑल्सो कॉस्ट कॉल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आज अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, आप उसको डिले कर रहे हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को डिले करने का जो बेनिफिट है, अगर आप आज सेब खरीद लोगे तो आज आपको सेब खाने का एक मज़ा मिल जाएगा। 1 साल बाद शायद आप उस सेब को अच्छे से ना खा पाओ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपके दांत खराब हो जाएं, आपकी एज बढ़ जाए, ठीक है, आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या आप जो लेट से आप अगर सेब नहीं खा सकते तो एप्पल का आप जूस पी सकते हो।
तो क्या जूस आप पी पाओगे? वो महंगा हो जाएगा जूस। अगर आप 1 किलो सेब ले रहे हो 100 रुपये का आज, तो आज ही एप्पल के जूस का जो रेट होगा शायद वो 120 रुपये होगा 1 लीटर का, क्योंकि उसमें सेब ज़्यादा लगेंगे। क्या आप 1 साल के बाद अगर आप जो ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो आज सेब खरीदने की और कल आप सेब नहीं खा पाए, आपको अगर जूस लेना है तो क्या आप जूस ले पाओगे? 1 किलो, 1 लीटर बेसिकली। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आप लूज़ कर रहे हो। वहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको कंपेयर करनी है, जो मैंने अभी पिछले उस पे बताया था, ये वाला एफडी प्रोजेक्ट और स्टॉक वाला, ये वहाँ पे रिलेशन आपको कंपेयर करना मिलेगा कि आप जो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट पे कर रहे हो वो आपको क्या रिटर्न दे रही है। और एक और रीज़न जो मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन की वजह से आपको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्योंकि आपका वैल्यू बढ़ गई, आपकी जो सामान है उसका कॉस्ट बढ़ गई, तो आपके पैसे की भी वैल्यू उतनी ही बढ़नी चाहिए। ठीक। नाउ अब ये जो आपकी रिटर्न है, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि इतना ज़्यादा आपको कम मिलेगा, तो ये ऐसे थोड़ी है कि मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, आपने 110 रुपये एक जगह मिल रहे हैं, 115 एक जगह मिल रहे हैं, 125 एक जगह मिल रहे हैं। ठीक। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक अलग अलग कंपोनेंट्स एडेड हैं जो कि हम अभी पढ़ते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट और नॉमिनल रेट, हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो रियल रिस्क फ्री रेट होता है वो आपका एक रियल ग्रोथ होती है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन रेट। लेट सपोज आपका इन्फ्लेशन रेट है 4% का, और आपका जो पैसा ग्रो हो रहा है, रिस्क फ्री ग्रो हो रहा है, वो हो रहा है 6% का। ठीक है, अब रिस्क फ्री क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो एक्स्ट्रा 2% आपको मिल रहा है, ये आपका रियल रिस्क फ्री रेट है। 4% आपकी इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद, ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये एग्जैक्ट 4% और 6% या 2% ये वैल्यू नहीं आएगी। मतलब जो गैप है वो उसका फॉर्मूला होता है अलग से निकालने का, वो मैं आपको भी आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अब ये समझो कि अगर आपकी एक रिस्क फ्री रिटर्न आ रहा है 6%, अगर मैं आपकी एज ऑफ टुडे एग्जांपल निकालूं, तो हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, वो रिस्क फ्री होते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड का इस टाइम पे करीबन 6.8% के आसपास का रिटर्न चल रहा है। गवर्नमेंट के बॉन्ड में आप अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको 6.8% के रेट पे एनुअल रिटर्न मिलेगा। आपका जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो लेट्स से 4.5% चल रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2.3% का, ये आपका रियल रिस्क फ्री रिटर्न है। जो 6.8% है, इसमें अभी भी आपका इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो ये रिस्क फ्री है, बट थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसमें आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपकी ओवरऑल मनी को, ये एक ग्रोथ होती है, एक वैल्यू मेंटेन करना होता है। अगर आपका 100 रुपये इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करते हुए अगले साल 104 रुपये हो जाता है, तो इसने तो सिर्फ आपका इन्फ्लेशन ही कवर किया, ग्रोथ नहीं मिली आपको। तो जो आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज करी उस पैसे को अभी कंज्यूम करने की, तो वो जो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है वो तो जीरो है आपकी इस टाइम पे। ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा 2.3% है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक इन्वेस्ट करने का, जो आपने डिले करी कंजम्पशन, उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है आपको, अपार्ट फ्रॉम द कवरेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये की पिछले साल थी वो आज 104 रुपये 50 पैसे की हो चुकी है। तो दिस 2.3% इज योर रियल रिस्क फ्री रेट। 6.8% बिकॉज इट्स अ रिस्क फ्री, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो 100% रिस्क फ्री होते हैं। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट होती है, और अगर आप इंडिया की बात करें तो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्टिंग ऑन देयर रीपेमेंट्स। ठीक। तो अब बात यहीं पे आपको आ रही होगी कि एफडी भी तो रिस्क फ्री होती है। नहीं सर, एफडी रिस्क फ्री नहीं होती है। एफडी में आपका रिस्क होता है बड़ा। अगर आपका बैंक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, उनके पास कैश नहीं है, दे आर सीजिंग देयर ऑपरेशन, तो एज पर दी आरबीआई रूल्स आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही मिलेगा, रिगार्डलेस आपकी एफडी कितनी की भी है। ठीक। और उसमें भी आपका जो रीपेमेंट का जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आई थिंक उसमें रीपेमेंट में उससे पहले आपके और भी पेमेंट्स जाएंगी। अगर बाद में पैसा बचता है तो फिर जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो सेविंग्स और करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, उनका पैसा मिलता है। ठीक। एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बैंकिंग ऑपरेशंस को नहीं जानता हूँ डीपली, बट हाँ रिस्क वहाँ पर भी होता है। तो अल्टीमेटली हम रिस्क फ्री बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड को स्पेसिफिकली।
एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी सी, यस। सो ये हमारा आपका जो कॉन्सेप्ट है रिस्क फ्री और नॉमिनल का। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका जो नॉमिनल क्या कहते हैं, जो बेसिकली हम इसको रिस्क फ्री रेट बोलते हैं, उसको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो नॉमिनल जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसमें से अगर आप जी इन्फ्लेशन और रिस्क फ्री को जोड़ दो तो बराबर हो जाता है। तो बेसिकली जो 6.8% है हमारा, उसमें हमने ये, तो 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है हमारा 6.8% हो गया। जो रिस्क फ्री रेट है हमारा ये 2.3% हो गया, और जो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो 4.5% हो गया। तो ये एक आपकी इक्वेशन बनती है। तो अगर आप नॉमिनल रिस्क फ्री रेट में से आप अपना इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, हटा दो, तो रियल रिस्क फ्री रेट निकल के आता है। ठीक है, रियल रिस्क फ्री और आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ इसके बाद आपके अब रिटर्न्स में और चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, अभी तो 6.8%, आप कहोगे प्रोजेक्ट्स में तो 15% मिलता है, स्टॉक में तो 20%, 25% तक मिल जाता है ना। वो क्यों मिलता है? उसका रीज़न है ये कि उसके अंदर आपको एक रिस्क अटैच होता है। किस किस तरह का रिस्क है? आपके डिफ़ॉल्ट होने का। लेट्स से हमारा जो हमने एग्जांपल लिया था प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट कंपनी बोलती है सर मैं नहीं रिटर्न कर पा रही, मेरे को जो एक्सपेक्टेड एक रिटर्न थी वो नहीं आई, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गए। देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। क्या मान लो आपका एक प्रोजेक्ट था जिसमें लेट्स से आपने किसी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, उन्होंने बोला कि हम पैसे लगा रहे हैं और जब हमारा ये फ्लैट्स बिक जाएंगे तो हम आपको एक ग्रोथ के साथ रिटर्न वापस कर देंगे। नाउ ये देर आर हाई चांसेस कि भाई वो स्टॉक बिके ही ना, वहाँ पे डिमांड कम हो जाए और आपका जो जिस टाइम पे आपको पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा भी ना मिले। तो लिक्विडिटी रिस्क भी है वहाँ पे। वहाँ पे मेच्योरिटी पे पैसा मिलने का भी रिस्क है कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जिसकी वजह से आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो अब जैसे अगर आप हिसाब लगाओगे तो जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को जो नेक्स्ट हम बोलते हैं उसमें टर्मोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आपका एक तो रियल रिस्क फ्री रेट अटैच होता है जो कि हमारा पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंगली देखें तो 2.3%। इन्फ्लेशन का प्रीमियम हमारा 4.5%। नाउ डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों प्रीमियम्स का भी एक आप वैल्यू अटैच करते हो। हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में डिफ़ॉल्ट का कम है क्योंकि आपने मार्केट में जो स्टॉक ले रखा है वो कंपनी, तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है कि कंपनी बैंकरप्ट होगी, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो एक अच्छे गवर्नेंस और एक अच्छी कैपेसिटी पे काम करती हैं, तो उनका बंद होना बहुत ही रेयर केस में आता है। होती है बंद, ऐसा नहीं है, बट कम होती है। वहाँ पे लिक्विडिटी का भी एक रिस्क आता है क्योंकि बाई चांस आप स्टॉक सेल करना चाहो ना बिक पाए, क्या होगा? ठीक, वहाँ पे मैच्योरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। बट अगर यही आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो या आप किसी लोन के, जैसे मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज होती हैं, उनके बॉन्ड में अगर आप करते हो तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का भी, लिक्विडिटी का भी और मैच्योरिटी के सारे रिस्क अटैच हो जाते हैं। तो जब इन सबको आप अटैच करोगे, लेट्स से इसकी 2%, 4%, 6%, आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 6.8 था। ठीक है, 6 और 6 12, तो आपका 18.8% इस करंट सिनारियो में आपका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। ठीक, तो ये टर्मोलॉजीज हैं, नॉमिनल रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न और रियल रिस्क फ्री रिटर्न। तो मैं दोबारा से समराइज करता हूँ। रिस्क फ्री रिटर्न आपका जो बिल्कुल ही रिस्क से हटके है, आपका जो नॉमिनल रिटर्न है उसमें से हमारा ये वाले रिस्क वाले प्रीमियम हटा दो, उसके बाद उसमें से इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हटा दो, तो दैट बिकम्स योर रियल रिस्क फ्री रिटर्न। और अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न को ही ले रहे हो एज ए बेस, तो उसमें से आप अपना इन्फ्लेशन हटा दो तो आपका एक रियल रिस्क फ्री रिटर्न निकल आता है। So this is how the chapter looks like. Now in the next topic we'll be talking about holding period return, arithmetic return, geometric return or harmonic return. Thank you. See you in the next topic.